बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बैक्टीरिया के मज़ीद स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ब्रीफली ही देखेंगे इसको। सबसे पहले हम जो सेल इन्वेलप देख चुके हैं बैक्टीरियल सेल का, उसके जब अंदर मूव करेंगे तो हमें क्या चीज़ दिखाई देगी? हमें सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगी। देन वी विल कवर द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स एंड देन इनसाइड द सेल वी विल फाइंड न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड मिलेगा, हमें राइबोसोम्स मिलेंगे और मीजोसोम्स भी होंगे, ग्रेन्यूल्स होंगे, स्टोरेज बॉडीज़ होंगी, स्पोर्स होंगे, सिस्ट होगी एंड ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कवर करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने न्यूट्रिशन भी देखनी है कि बैक्टीरिया किस किस तरीके से अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं और उसकी कितनी टाइप्स हैं उसकी बेस के ऊपर। इसके अलावा रिस्पायरेशन या ऑक्सीजन किस तरीके से वो हासिल करते हैं और उसकी बेस पे वो कितनी अक़साम में डिवाइडेड है। एंड देन फाइनली वी विल सी इट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन that will be covered in today's lecture. So let's start our lecture. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे आज। सेल मेम्ब्रेन जो है आपके पास वो जस्ट बीनीथ द सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। और आपके पास इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। बहुत थिन पतली सी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ये कम्प्लीटली सराउंड करती है इंटरनल जो साइटोप्लाज्म मौजूद है सेल के अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही नाजुक होती है, डेलिकेट होती है और इसको अगर डैमेज हो जाए, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर बैक्टीरिया की डैमेज हो जाए तो पूरे का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है, पूरे का पूरा जो बैक्टीरिया है उसकी डेथ हो जाएगी। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन से डिफरेंट होती हैं इस लिहाज से कि इनके अंदर स्टीरोल्स लाइक कोलेस्ट्रॉल वगैरह मौजूद नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन आपके पास काम क्या करती है? रेगुलेट करती है, ट्रांसपोर्ट करती है प्रोटीन्स को, न्यूट्रिएंट्स को, शुगर को, इलेक्ट्रॉन्स को और या दूसरे मेटाबोलाइट्स जैसे नॉर्मल सेल्स में होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, वैसे ही यहाँ पर ये बैक्टीरियल सेल्स में वही फंक्शन परफॉर्म करेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया की है इसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं रिस्पायरेशन के लिए, यानी रिस्पायरेटरी मेटाबॉलिज्म जो हो रहा होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एंजाइम्स मौजूद होते हैं उसका अटैच फॉर्म में, जो कि इसको रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। जबकि आप यूकैरियोटिक सेल्स में देखें तो वहाँ पर आपके पास ऐसा नहीं है, वहाँ पर जो रिस्पायरेशन के एंजाइम्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछ ले फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप बता सकते हैं कि ये जो इसका वैसे तो नॉर्मल फंक्शन वही है जो यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इसके साथ रिस्पायरेटरी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एंजाइम्स अटैच होते हैं, तो ये रिस्पायरेशन में हेल्प करती है। दूसरी कि ये डिफर कैसे करती है दूसरी मेम्ब्रेन से यूकैरियोटिक सेल्स की, तो आप बताइएगा कि इसके अंदर स्टीरोल या लाइक कोलेस्ट्रॉल वगैरह मौजूद नहीं होते। That was all about the cell membrane of the bacteria. Now we will move towards the next element, that is cytoplasmic matrix. कि अब अंदर की तरफ मूव करेंगे तो साइटोप्लाज्म है, ज़ाहिर है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है वो कैसा होता है इसका और क्या काम करता है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपके पास साइटोप्लाज्म जो मौजूद होता है उसके अंदर दो चीज़ें नहीं होती। एक आपके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते और दूसरा साइटोस्केलेटन नहीं होता, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह उसके अंदर नहीं होते। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है आपके पास बुनियादी तौर पे वो सब्सटेंस है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोइड के दरमियान मौजूद होता है और इसकी कंसिस्टेंसी जो है ये आपके पास जेल लाइक कंसिस्टेंसी पर मुश्तमिल होता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आराम से मूव कर सकते हैं तेज़ी के साथ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आपके पास उसके अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं इंक्लूडिंग द न्यूक्लियोइड एंड ऑल थिंग्स इज़ कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ मौजूद है उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। इस लिहाज से आपके पास प्रोटोप्लास्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा किस पे मुश्तमिल है? आपके पास साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स पे, क्योंकि अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ें सारी मौजूद हैं इंक्लूडिंग न्यूक्लियोइड, आप उसमें से साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को माइनस कर दें तो पीछे सिर्फ एक न्यूक्लियोइड ही बचता है और बाहर मेम्ब्रेन बचती है। इट मीन्स कि आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स प्रोटोप्लास्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
ठीक है। इसी लिहाज से आपको ये भी पता चल गया कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। एवरीथिंग प्रेजेंट विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। अच्छा, अब बहुत कुछ और स्ट्रक्चर्स जो हैं लाइक क्रोमेटिन या न्यूक्लियर बॉडी या राइबोसोम्स, मीजोसोम्स, ग्रेन्यूल्स वगैरह, ये फिर कहाँ होंगे? जाहिर सी बात है ये सबमर्ज होंगे इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर जो बॉडीज प्रेजेंट हैं लाइक क्रोमेटिन या न्यूक्लियर बॉडी, या फिर आपके पास क्रोमोसोम्स वगैरह हो, राइबोसोम्स हो गए, मीजोसोम्स हो गए और डिफरेंट ग्रेन्यूल्स हो गए। अब उनको वन बाय वन देखते हैं कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर जो जो ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं बैक्टीरिया के अंदर, उसको हम स्टडी कर लेते हैं वन बाय वन। तो हम इनमें से सबसे पहले बेटे स्टडी कर लेते हैं न्यूक्लियोइड या डीएनए या क्रोमेटिन बॉडी जो मौजूद होती है इसके अंदर। तो बुनियादी तौर पर जो बैक्टीरियल सेल होता है उसके अंदर आपके पास यूकैरियोटिक सेल्स की तरह क्रोमोसोम्स भी नहीं होते और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, लेकिन जेनेटिक मटेरियल तो होता है ना, ठीक है। फिर वो कहाँ प्रेजेंट होगा? वो आपके पास समवट सेंटर में मौजूद होगा। और ये होता क्या है? ये बुनियादी तौर पर डीएनए का बना हुआ होता है जो कि आपके पास एक सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, और ये आपके पास इरेगुलर शेप और डेंस एरिया में अरेंज हुआ होता है। तो ये जो इरेगुलर शेप में अरेंज होता है, जो डेंस सा एरिया बना देता है समवट नियर टू द सेंटर ऑफ द सेल, और याद रखिएगा इसमें क्रोमोसोम्स भी नहीं है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम न्यूक्लियोइड कहेंगे। व्हाट इज न्यूक्लियोइड? द डेंसर एंड द इरेगुलर शेप सिंगल molecule, single circular DNA double helical molecule which is arranged inside the बैक्टीरिया इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। और जो बुनियादी तौर पे ये जो न्यूक्लियोइड है क्रोमेटिन बॉडी की फॉर्म में है ना। क्रोमेटिन बॉडी एक्चुअली बहुत लंबी सी एक आप लंबा सा मॉलिक्यूल के हैं डीएनए का, जो कि टाइटली फोल्ड हुआ है ताकि वो फिट हो जाए इन दी सेल, ठीक है, एज अ कंपोनेंट। और बैक्टीरिया जो आपके पास है उसके पास एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, क्योंकि यही एक क्रोमोसोम है ना, ठीक है। हम डिफरेंट क्रोमोसोम्स नहीं है, इसी को हम एक एज अ क्रोमोसोम कंसिडर करते हैं कि ये क्रोमेटिन बॉडी ही एज अ क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम है, एक ही मॉलिक्यूल है। दैट इज वाई हम कहते हैं कि बैक्टीरिया आर हैप्लॉइड, ठीक है। इनके पास एक ही सेट मौजूद है। जब आपको मैंने न्यूक्लियस पढ़ाया था उसमें मैंने आपको डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड ये सारी टर्म्स जो हैं जनरली बता दी थी, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि बैक्टीरिया आपके पास जो कि सिंगल, इसके अंदर एक ही मॉलिक्यूलर डीएनए का, एक ही क्रोमेटिन बॉडी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हैप्लॉइड। अच्छा, ये जो आपके पास न्यूक्लियोइड है इसके जो दूसरे नाम है वो भी आपको पता होने चाहिए। इसको हम न्यूक्लियर बॉडी भी कहते हैं, इसको हम क्रोमेटिन बॉडी भी कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियर रीजन भी कहते हैं, ठीक है। और अगर इसको आप लाइट माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इसको स्टेन करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कौन सा स्टेन इस्तेमाल करें? फ्लूरोजन स्टेन जो है ना आप इस्तेमाल करें। आपके पास फ्लूरोजन स्टेन जो आप इस्तेमाल करोगे तो उसके बाद आप इसको लाइट माइक्रोस्कोप में ईजीली देख सकते हैं। इस चर्चा को जो है उसके अंदर जो क्लोज सर्कुलर क्रोमोसोम होता है उसकी अगर लेंथ को हम मुहैया करें तकरीबन वो आपके पास होता है 14,000 माइक्रोमीटर लंबा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंगली आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है उनके अंदर न्यूक्लियोइड जो है एक सिंगल मॉलिक्यूलर, तो वो काफ़ी लेंथी, बड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसके अंदर महफूज होती है। अच्छा जी, चलें जी हम नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज़ प्लाज्मिड्स, ठीक है। प्लाज्मिड्स क्या चीज़ें होती हैं? बहुत सारे बैक्टीरिया, यानी इसका मतलब है तमाम बैक्टीरिया में नहीं, ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया में आपके पास क्रोमोसोम जो सेंटर में मौजूद होता है न्यूक्लियोइड, उसके अलावा भी डीएनए मौजूद होता है। किस फॉर्म में होता है? सर्कुलर फॉर्म में होता है, डबल स्ट्रैंडेड होगा, डीएनए का मॉलिक्यूल होगा, यानी आप ये कह सकते हो कि दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए विच इज़ प्रेजेंट इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड्स, ठीक है। और इसके अंदर ये सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है कि ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि प्लाज्मिड आपके पास बैक्टीरिया की ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म में कोई रोल प्ले करे, ये लाजमी नहीं है। फिर इसका फ़ायदा क्या है? इसके अंदर ड्रग रेजिस्टेंस के जीन्स होते हैं, हैवी मेटल्स के लिए जीन्स होते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट के जीन्स होते हैं। इसके अलावा डिजीज़ एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, यानी इसके ऊपर डिफरेंट चीज़ों से लड़ने के लिए जीन्स होते हैं। कि आपको पता है जैसे कि चांदी होती है, वो बैक्टीरिया को किल करती है, बैक्टीरिया से दूर भागते हैं, हैवी मेटल्स जो होती हैं उससे बैक्टीरिया दूर भागते हैं।
तो आपके पास ये प्लाज्मेट, इसके अंदर इस तरह के जीन्स मौजूद होते हैं कि ये बैक्टीरिया को उन हैवी मेटल्स की मौजूदगी में भी ज़िंदा रखने के काबिल बना देता है, यानी उसको रेजिस्टेंट बनाता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स, अगर खुदा न खास्ता आप लोगों को कोई इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरियल, तो आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक्स तजवीज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो क्या करती हैं, उनका काम भी है इनको किल करना, इनके सेल को मारना, लेकिन अगर वो बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग है तो उसके प्लाज्मेट के अंदर ऐसे जीन्स मौजूद होंगे जो कि उसको इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट लड़ने में, फाइट करने में हेल्प करेंगे और उसको रेजिस्टेंट बना देंगे। ठीक है, इसके अलावा मुख्तलिफ बीमारियां जो उनकी होती हैं और जो इंसेक्ट्स वगैरह, मतलब डिफरेंट तरह के इसके अंदर रेजिस्टेंस जीन्स मौजूद होते हैं। और बैक्टीरिया की ये अल्लाह ताला ने इसको ये खासियत दी है कि ये प्लाज्मेट तकसीम करके, चूँकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है ना प्लाज्मेट, यानी खुद तकसीम भी हो जाता है, तो ये प्लाज्मेट अपने पास नहीं रखता। अगर उसको फ़ायदे की चीज़ कोई मिल गई है ना, तो वो दूसरे बैक्टीरिया को दे देगा, शिफ्ट करा देगा, उसको ट्रांसफ़र कर देगा। और कैसे करेगा, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कॉन्जुगेशन का जिक्र किया था कि पिलाए आपस में पिलाए आपस में मिल के फ्यूज़ होके तो वो अपना मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। तो वो मटेरियल कौन सा होता है, ये प्लाज्मिड्स ही एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पर एक थोड़ी देर ज़रा फुल स्टॉप लीजिए, ज़रा रुकिए और सोचिए कि एक छोटा सा बैक्टीरियम जो आँख से नज़र भी नहीं आता, तो वो कितनी भलाई का काम करता है। अगर उसको अपनी कम्युनिटी के लिए ना, कि अगर उसको एक फ़ायदे की चीज़ मिल गई है कि मतलब अब बैक्टीरिया बन के सोचें आप कि आप बैक्टीरिया आप हैं और आपने ज़िंदा रहना है, सर्वाइव करना है, और जो एंटीबायोटिक और जो बाकी चीज़ें हैं वो आपकी दुश्मन आपको ख़त्म करेंगी, लेकिन आपने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी वज़ा कर ली है कि आप उसके अगेंस्ट सक्सेसफुल हो गए हैं, तो आप कंजूस बन के, पंजाबी में से कहते हैं सड़ियल बन के, आप उस चीज़ को अपने पास नहीं रख लेते, बल्कि आप सोसाइटी में दूसरों को भी वो बात बताते हैं ताकि दूसरे भी सर्वाइव करें। ठीक है, तो हम एक छोटा सा बैक्टीरिया है, अगर हम गौर करें तो हमें इससे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि इस बैक्टीरिया से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपको कोई अच्छी प्रोडक्टिव चीज़ पता चल गई है, आपको कोई नॉलेज मिल गई है, तो आप उसको रेप्लिकेट कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए। ठीक है, ये नहीं कि आप अपने तक ही सिर्फ रखें उसको। अच्छी चीज़ जहाँ से मिलती है वो आप ले लीजिए, और न सिर्फ खुद ले लें बल्कि उसको दूसरों तक फैलाने का भी बायस बने। ठीक है, तो हमेशा जो भी चीज़ आप पढ़ें, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, वट एवर द सब्जेक्ट इज़, आप उसमें से जो कीमती बातें होती हैं, जो काम की बातें होती हैं, वो आप ज़रूर पिकअप किया करें और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया कीजिए। यही रियल एसेंस है आपके पास नॉलेज का, जिसको आपने उठाना भी है, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करना है और दूसरों को भी बांटना है। ये मत देखिए कि ये सिर्फ बायोलॉजी है, इसको सिर्फ हम बैक्टीरिया, वायरसेस या लाइक रट्टा मारने की कॉन्सेप्ट या समझने की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली पढ़ के नंबर लेके पास आउट हो जाएंगे। नो, नॉलेज इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली दैट एस्पेक्ट। वो एक इसका साइड या बाय प्रोडक्ट कह लें, एक साइड सब्साइडरी इफेक्ट है, एक छोटा सा फ़ायदा है। उसका जो बड़ा अपनी आंखों का देखने का अंदाज जो है ना, होराइजन, वो बड़ा करने की ज़रूरत है। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट thing that is present in the cytoplasmic matrix, that is ribosomes। आप लोगों को पता है कि राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर। और जो राइबोसोम्स हैं आपके पास, ये बुनियादी तौर पर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आरएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं और आपके पास लूजली अटैच होते हैं। अब यहाँ पर हम चूँकि बैक्टीरिया का जिक्र करें तो बैक्टीरियल पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करेंगे। मोस्टली ये आपके पास लूजली अटैच होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और ये तो हमें पता है, ये प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रीज कहते हैं राइबोसोम्स को। और ये आपके पास थाउजेंड्स की तादाद में प्रेजेंट होते हैं एक हेल्दी ग्रोइंग सेल के अंदर, यानी एक हेल्दी ग्रोइंग बैक्टीरिया जो होगा उसके अंदर ये हज़ारों की तादाद में मौजूद होंगे। इनका जो साइज़ होता है वो स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। हम लोगों ने यूकैरियोटिक राइबोसोम्स पढ़े थे, 80S होते हैं, S फॉर स्वेडबर्ग यूनिट। और आपके पास यूकैरियोटिक के अंदर 80 हो गए, तो प्रोकैरियोटिक, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, इसके अंदर 70S राइबोसोम्स होंगे। एक और चीज़ जो मैंने आपको बतानी है, प्लाज्मिड जो अभी हमने पढ़ा है इससे पहले प्लाज्मिड से रिलेटेड, कि प्लाज्मिड्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट वेक्टर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स के अंदर। आप लोगों ने शायद मैट्रिक की क्लासेस में पढ़ा होगा कि इंसुलिन कैसे बनाई जाती है, कि हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर देते हैं बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया अपना प्रोटीन बनाता है तो साथ साथ में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी इंसुलिन वगैरह जो भी हमने बनाना है वो भी बनाना शुरू कर देता है। तो किस चीज़ में इंसर्ट करेंगे, क्या न्यूक्लियोइड में इंसर्ट करेंगे, डायरेक्ट डाल देंगे, या किसी और चीज़ में? तो किसी और चीज़ में डालेंगे। वो किसी और चीज़ क्या है, अभी जो मैंने आपको पढ़ाई है, प्लाज्मिड के अंदर आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं और उस प्लाज्मिड को उठा के बैक्टीरिया में डाल देते हैं। तो जब वो अपना प्लाज्मिड करता है कॉपी और उसको उसके जो प्रोटीन्स हैं वो बनाएगा, तो साथ में जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बनाना शुरू कर देगा, और फिर हम सिंपल क्या करेंगे, उसको
स्क्रीन आउट कर लेंगे और उसको सेपरेट कर देंगे और उसको इस्तेमाल कर लेंगे अपने जो भी नॉर्मल फंक्शनैलिटी है उसके लिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऑफ बैक्टीरिया। जी नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ मीज़ोज़ोम। मीज़ोज़ोम क्या है आपके पास, जो सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की वो समटाइम इनवेजिनेट कर जाती है अंदर की तरफ, ठीक है, और साइटोप्लाज्म के अंदर वो एक स्ट्रक्चर सा बना देती है जिसको हम कहते हैं मीज़ोज़ोम। ये मीज़ोज़ोम वेजिकल की शक्ल में भी हो सकता है, ट्यूब्यूल्स की शक्ल में भी हो सकता है, लेमिली की शक्ल में भी हो सकता है, जैसे कि आपको उस फिगर में दिखाई भी दे रहा है। बुनियादी तौर पर मीज़ोज़ोम जो है वो काम क्या करता है, मीज़ोज़ोम के अंदर आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन से रिलेटेड जो है वो काम हो रहे होते हैं, और कुछ मीज़ोज़ोम्स जो हैं उनके अंदर आपके पास एक्सपोर्ट जो हो रही होती है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स की, उसके सिलसिले में भी काम हो रहा होता है। रिस्पायरेटरी एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं मीज़ोज़ोम्स के अंदर। तो बेसिकली इनके मीज़ोज़ोम एक इन्वेजिनेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनसाइड द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, जिसके अंदर आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम हो सकते हैं, सेल डिवीजन के एंजाइम हो सकते हैं। इसके अलावा ये एक्सपोर्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर जो एंजाइम्स होते हैं उनको भी यानी पैक करके बाहर भी भेज रहा होता है, और साथ में रिस्पायरेटरी एंजाइम्स भी होते हैं। यानी कि आप ये देख लें कि इसके अंदर रिस्पायरेशन के एंजाइम्स भी हैं और ये एक्सपोर्ट भी कर रही है, गोल्जी वाला काम भी कर रहा है, और साथ में ये एंडोप्लाज्मिक माइटोकॉन्ड्रिया वाला काम भी कर रहा है क्योंकि रिस्पायरेशन वगैरह भी कर रहा है। लेकिन अभी ये ट्रू उसमें ऑर्गेनली नहीं है, जस्ट इट इज़ इंक्लूजन, आप यूँ कह लें कि इट्स इन्वेजिनेशन ऑफ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन इसको हम एक अलग स्ट्रक्चर का नाम देते हैं जिसको हम मीज़ोज़ोम कहेंगे, ठीक है। तो मीज़ोज़ोम बेसिकली इन्वेजिनेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइटोप्लाज्म के अंदर, और वेजिकल, ट्यूब्यूल, लेमेली की फॉर्म में हो सकता है। काम क्या करता है, फंक्शन क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स में इन्वॉल्व होता है, एंड इट कंटेन्स रिस्पायरेटरी एंजाइम्स। अच्छा जी, बैक्टीरिया चूँकि काफ़ी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, इनको हर वक्त कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, शॉर्ट सप्लाई होती है न्यूट्रिएंट्स की, तो एक दूसरे साथ कम्पीट करते रहते हैं, ठीक है। तो उनको जहाँ से फूड मिलता है वो फ़ौरन ले लेते हैं, ठीक है, बल्कि कम्पीट करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने पास ज़ख़ीरा भी कर लेते हैं, महफूज भी कर लेते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो उनके पास होते हैं उसको वो स्टोर करने की जो सलाहियत रखते हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन हो गया, सल्फ़र को स्टोर कर सकते हैं, फ़ैट, फॉस्फेट्स को, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो जिन छोटी छोटी बॉडीज़ में स्टोर करके रखते हैं उनको हम ग्रेन्यूल्स या स्टोरेज बॉडीज़ कहते हैं। और आपके पास सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल जो है वो भी होता है इसकी फॉर्म में, लेकिन वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है सब्सिक्वेंटली टाइम टू टाइम। लाइक कॉमन जो वेस्ट मटेरियल है इसके अंदर वो कौन सा होता है, अल्कोहल हो सकता है, लैक्टिक एसिड हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, जो कि इसके लिए वेस्ट है, लेकिन वो आउटसाइड द एनवायरनमेंट वो रिलीज़ कर देते हैं। और जिस तरीके से ब्रूइंग की जाती है, शराब वगैरह बनाई जाती है, ठीक है, अल्कोहल बनाया जाता है, सिरका बनाया जाता है एसिटिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा घर में आप लोगों ने पिज़्ज़ा ब्रेड मतलब पिज़्ज़ा की डो बनाई हुई होगी, इस तरीके से ब्रेड वगैरह जो बेकिंग वगैरह आप लोग करते हैं, तो उसके अंदर आप यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यीस्ट जो है आपके पास वो तो एक फंगस है, लेकिन वो भी जो है आपके पास लैक्टिक एसिड अल्कोहल प्रोड्यूस कराती है, जिसके बाद आपको वो एक चीज़ मिल जाती है कि वो फूल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें से जब रिलीज होती है वो राइज कर जाती है। तो सेम वैसे ही बैक्टीरिया भी इस्तेमाल किए जाते हैं इस तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास जो बैक्टीरिया है, जो आप लोग दही खाते हैं उसके अंदर भी जो एक खटास हल्की हल्की आ रही होती है वो किस वजह से आती है, लैक्टिक एसिड की वजह से। अगर दही पुराना हो जाए या ज़्यादा टाइम उसको गुजर जाए, यानी बैक्टीरिया उसमें ज़्यादा ग्रो करें, तो ज़्यादा वेस्ट मटेरियल जो बैक्टीरिया के लिए होगा, लैक्टिक एसिड वो रिलीज़ करेंगे और वो दही ज़्यादा खट्टी हो जाएगी, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द ग्रेन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज। स्टोरेज बॉडीज ग्लाइकोजन, सल्फर, फैट, फॉस्फेट्स की शक्ल में आपको मिल सकती है। क्यों स्टोरेज बॉडीज इसके अंदर मौजूद होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये अकेला रह रहा है और इसकी कोशिश ये है कि सर्वाइव करे, तो उसको जहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। लेकिन सिर्फ न्यूट्रिएंट्स स्टोर नहीं करता, आपके पास इसके अंदर जो वेस्ट हैं वो भी स्टोर हो जाते हैं, जो कि टाइम टू टाइम ये रिलीज़ भी कर देता है। जी बेटे, इस फिगर में आप देख सकते हैं ये आपको फूड ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको मीज़ोज़ोम दिखाई दे रहा है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स आपने पढ़ लिया, न्यूक्लियोइड भी आपने देख लिया,
प्लाज्मिड्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, राइबोसोम्स भी डिस्कस कर लिए हैं, फ्लैजेला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, और इसकी आउटर जो मेम्ब्रेन है वो भी हम पढ़ चुके हैं, एंड पेलाई भी पढ़ चुके हैं। अब बाकी क्या बचा है, अब हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स का जिक्र करेंगे जो कि आपके पास स्पेशलाइज्ड कंडीशंस के अंदर कुछ आपके पास बैक्टीरियल सेल्स के अंदर आपको मिल सकते हैं। स्पोर्स एंड सिस्ट का जिक्र करेंगे। कुछ आपके पास जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ये टेंडेंसी, तमाम बैक्टीरिया नहीं, सर्टन स्पीशीज़, उनके अंदर स्पोर बनाने की अहलियत होती है। अब वो आपके पास इंटरनल स्पोर भी बना सकते हैं और एक्सटर्नल स्पोर्स भी बना सकते हैं। एक्सटर्नल स्पोर्स जो आपके पास उनके सेल से बाहर बनेंगे उनको हम एक्सोस्पोर्स कहेंगे, और जो सेल के अंदर बनेंगे उनको एंडोस्पोर्स कहेंगे। जैसे इस फिगर में आपको एक एंडोस्पोर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हैं क्या स्पोर्स? बुनियादी तौर पर स्पोर्स आपके पास मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट बॉडीज़ होती हैं, यानी मेटाबॉलिज्म उसमें नहीं होता, वो खामोश सोई हुई बॉडीज़ होती हैं। और ये आपके पास जब सेल की ग्रोथ हो जाती है तो जो आखिरी स्टेज होती है मोस्टली उस टाइम पे ही प्रोड्यूस होता है। और स्पोर्स जो हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो स्वीयर किस्म की होती हैं, फिजिकल इन्वायरमेंटल कंडीशन उसके अगेंस्ट वो रेजिस्टेंट होते हैं। लाइक तेज़ धूप या लाइट या तेज़ टेम्परेचर या डेसिकेशन ड्राई होने से, पीएच के ज़्यादा या कम होने से, केमिकल एजेंट से, अनफेवरेबल कंडीशंस जो कि आपके पास हार्मफुल हैं। इन अदर वर्ड्स बैक्टीरिया या जो उसके जो नॉर्मल सेल है उसके अंदर ग्रो नहीं कर सकता, तो स्पोर उसमें सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। और जैसे उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं इस स्पोर को, तो ये क्या करेगा, ये उगना शुरू कर देगा, बिल्कुल ऐसे जैसे पौधा उगता है, ठीक है, और उसमें से बैक्टीरिया का सेल निकल आएगा बाहर। तो बुनियादी तौर पर स्पोर का क्या काम होता है? स्पोर जो आपके पास एडवर्स कंडीशंस होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, उसके अंदर सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी डिफरेंट कोटिंग्स हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं थिक, और उसके अंदर डीएनए मौजूद है जो कि इसको हेल्प करता है ताकि ये ज़्यादा गर्मी, रोशनी, मतलब पीएच, तेज़ाब, हर एक चीज़ को मोस्टली ये सर्वाइव कर जाए। और जब वो हालात ख़त्म हो जाएं, अनफेवरेबल कंडीशन फेवरेबल कंडीशन में तब्दील हो जाए, तो फिर ये क्या कर लेगा, ये जर्मिनेट कर जाएगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट दी स्पोर्स। यहाँ पे इस फिगर में आपको बेसलेस एंथ्रेसिस के जो है ना एंडोस्पोर्स वो दिखाई दे रहे हैं। ये जो कॉर्नर पे आपको व्हाइट कलर का बबल दिखाई दे रहा है पर्पल कलर के अंदर, ये मैं इसको आपको इंडिकेट भी कर देती हूँ, ये जो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये उसके टर्मिनल्स के ऊपर जो है ना मोस्टली आपको वो स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द स्पोर्स। अच्छा जी, अब एक और चीज़ जो है बैक्टीरिया के अंदर वो भी देखी जाती है, दैट इज सिस्ट, ठीक है। सिस्ट क्या है? बुनियादी तौर पर ये भी डॉर्मेंट होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं, डेसिकेशन रेजिस्टेंट, यानी कि ये मॉइस्चर की कमी को भी या ड्राई होने को भी बर्दाश्त कर लेती हैं, ठीक है। और लेकिन ये डेवलप कब होती हैं? ये आपके पास जब डिफ्रेंशिएशन हो रही होती है वेजिटेटिव सेल्स की, उस टाइम डेवलप होती हैं और जर्मिनेट कर जाती हैं सूटेबल कंडीशन में। तो फ़र्क क्या होता है फिर स्पोर और सिस्ट के अंदर? इन दोनों के दरमियान फ़र्क ये होता है कि आपके पास ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होती हैं। स्पोर हीट रेजिस्टेंट होगा जबकि सिस्ट हीट रेजिस्टेंट नहीं होती। सिस्ट क्या है? बुनियादी तौर पर डॉर्मेंट है, थिक वॉल्ड है, डेसिकेशन रेजिस्टेंट है, और सेल जो डिफ्रेंशिएशन हो रही होती है वेजिटेटिव सेल्स की उसके दौरान हो रही होती है। लेकिन ये क्या करती है, एक चीज़ उसके अंदर नहीं है, दैट इज ये हीट को टॉलरेट नहीं कर सकती है। सिस्ट इज नॉट हीट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। चलें जी, अब हम मूव करते हैं, थोड़ा सा बैक्टीरिया की ज़िंदगी के ऊपर देख लेते हैं कि ये खाना कैसे खाते हैं, न्यूट्रिशन कैसे हासिल करते हैं, और देन वी विल सी अबाउट इट्स रिस्पायरेशन एंड इट्स ग्रोथ। सो बैक्टीरियल न्यूट्रिशन जो है बुनियादी तौर पर दूसरे जानदारों की तरह बैक्टीरिया को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, कि कैसे ये रिप्रोड्यूस करेगा, कैसे अपने फंक्शंस को नॉर्मल डेली की जो है मेंटेन करेगा और ग्रो भी करेगा। तो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या है? वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। जो आपके पास इसकी अपोजिट टर्म है वो ऑटोट्रॉफिक होती है, जो कि अपनी खुराक सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड से खुद बना सकते हैं, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती। तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक। अच्छा, अगर वो हेट्रोट्रॉफिक हैं तो फिर मज़ीद भी उसमें आगे दो टाइप्स हो सकती हैं, या तो वो सेप्रोफाइट्स होंगे
या फिर वो पैरासाइट्स होंगे। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो है अपनी खुराक डेड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं, और जो सॉइल है उसके अंदर आपको बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं ह्यूमस की फॉर्म में। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस एक ऐसा मटेरियल है जो कि आपके पास किसी भी पौधे या जानदार की बाकियात के गलने सड़ने की वजह से जो पीछे मटेरियल बच जाता है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस होता है बहुत ज़्यादा मिकदार में सॉइल में, तो ये बैक्टीरिया जो सॉइल में मौजूद होते हैं वो मोस्टली इस ह्यूमस को यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर को जो है ना मजीद उसको तोड़ते फोड़ते हैं और उसमें से एनर्जी हासिल कर लेते हैं। कैसे करते हैं? इनके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को जो ह्यूमस में मौजूद होते हैं उसको सिंपलर कंपाउंड में तब्दील करते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? अपना जो एंजाइम वो बाहर रिलीज करेंगे, जो ह्यूमस के ऊपर वो एक्ट करेगा और ह्यूमस को मजीद छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेगा, और छोटे पार्टिकल्स को फिर ये बैक्टीरिया इनगल्फ कर लेते हैं और उसको एज अ फूड इस्तेमाल कर लेते हैं और उसको एब्जॉर्ब करके बेसिकली यूटिलाइज कर लेते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये तो हो गया आपके पास सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया ऑफ डिके जिनको आप कह सकते हैं। फिर आपके पास दूसरी जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी वो पैरासिटिक की है। पैरासिटिक का मतलब आपको पता है पैरासाइट क्या होता है? जो किसी भी जिंदा चीज के ऊपर अंदर रहकर उससे फायदा हासिल करता है जबकि होस्ट को उसके नतीजे में नुकसान होता है। तो आपके पास जो पैरासिटिक बैक्टीरिया हैं ये अपनी टोटल न्यूट्रिशन जो है अपने होस्ट से लेते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई वगैरह। आप लोगों को भी जो इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, हम लोग होस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट और ये हमसे न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। नतीजा क्या होता है? हमें नुकसान होता है, हमें बीमारी होती है, लेकिन बैक्टीरिया को तो फायदा होता है ना। तो देयर आर पैरासिटिक बैक्टीरिया। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास हेट्रोट्रोफिक। या हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, या तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेंगे या जिंदा चीज़ों से लेंगे। जिंदा चीज़ों से लेंगे तो पैरासाइट्स हो जाएंगे, जबकि डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेंगे तो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया हो जाएंगे। वट इफ कि अगर आपके पास अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया की इकसाम ऐसी होती हैं जो कि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अपने लिए खुराक तैयार कर सकते हैं। अब ये दो तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं ये खुराक तैयार करने के लिए। अगर तो वो लाइट की मदद से सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जोड़ के अपने लिए एनर्जी और अपने लिए खाना बना रहे हैं, तो वो तो आपको पता ही है क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो जाएंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स भी इनको हम कहते हैं। दूसरा क्या है कि वो किसी और केमिकल से वो एनर्जी लेंगे और सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट कर देंगे इनटू इट्स फूड। इसको हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। पहले हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को डिस्कस कर लेते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है बुनियादी तौर पर इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है जो कि आपके पास डिफरेंट होता है उस क्लोरोफिल से जो कि ग्रीन प्लांट्स में होता है। ठीक है क्लोरोफिल इसके अंदर है लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है वो क्लोरोफिल जो ग्रीन प्लांट्स में मौजूद होता है, क्योंकि हमें पता है ग्रीन प्लांट्स जो है आपके पास वो क्या है, वो आपके पास यूकैरियोटिक सेल्स है ना, और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है। अच्छा, जो ज़्यादातर आपके पास ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, जबकि आपके पास बैक्टीरिया के अंदर तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है। तो इसका मतलब ये है ये कहाँ पे मौजूद होगा, क्लोरोफिल तो है इसके अंदर, तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में नहीं होगा बल्कि साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पड़ा हुआ होगा। अब जब फोटोसिंथेसिस होती है तो आपके पास जो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या यूटिलाइज करते हैं, आपके पास वो हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं। और हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल किसकी जगह करते हैं, वाटर की जगह। ठीक है, वाटर की बजाय H2O की जगह ये हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करेंगे एज अ हाइड्रोजन सोर्स, और नतीजे में क्या निकलेगा बाहर, सल्फर निकलेगी ना, क्योंकि जब वाटर इस्तेमाल होता है तो क्या बनता है फोटोसिंथेसिस में आपके पास ऑक्सीजन बनती है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल हो रहा है फॉर हाइड्रोजन सोर्स के तौर पर, तो फिर क्या निकलेगा, पीछे क्या बच जाती है, सल्फर वो रिलीज करेंगे। अच्छा, नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया का आप जिक्र करते हैं जो कि आपके पास कीमो ऑटोट्रोफिक या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया जो है बुनियादी तौर पर ऑक्सीडाइज करते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है, लाइक अमोनिया को करेंगे, नाइट्रेट को करेंगे, नाइट्राइट को करेंगे, सल्फर और फेरस आयंस वगैरह, और ये फिर ट्रैप कर लेते हैं एनर्जी को और फिर उसको रिलीज करते हैं सिंथेटिक रिएक्शन के अंदर। ओवरऑल रिएक्शन अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पे क्या होता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये अब आपको क्या दे देंगे, अपना जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो, साथ में वाटर भी होगा और साथ में सल्फर भी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पर जो मैंने आपको ओवरऑल रिएक्शन बताया है दैट इज द रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है बुनियादी तौर पर
जो कि इसमें होता है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में। जबकि आपके पास जो नॉर्मल प्लांट बनाते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, वो आपको क्या देता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे देता है और साथ में वाटर एंड प्लस ऑक्सीजन देता है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस क्या देखा आपने कि यहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, एंड इट्स रिलीजिंग दी sulfur as compared to oxygen. अच्छा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये एग्जांपल्स हैं आपके पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। अगर आपसे कोई पूछे फोटोट्रॉफ्स तो आप बता सकते हो। इसके अलावा हेट्रोट्रॉफ्स में आपके पास सिम्बियोटिक बैक्टीरिया भी आ जाते हैं जो कि आपके पास हेट्रोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। दैट वॉज ऑल, जिसमें आप लोगों ने देखा न्यूट्रिशन में दो बेसिक डिविजन्स में हमें डिवाइड किया, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। एंड ऑटोट्रॉफ्स मज़ीद उसको हमने कहा कि क्यों ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं और फोटो ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ्स में एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने देखी कि हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ होगी एंड ऑक्सीजन की बजाय सल्फर रिलीज़ होगी, और इसका क्लोरोफिल डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसकी निस्बत। जबकि कीमो ऑटोट्रॉफ्स बेसिकली क्या करते हैं, दीज आर नाइट्रोजन पे डिपेंड करने वाले बैक्टीरिया, यानी कि नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रोजन पे डिपेंड नहीं करते। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को जो है ना आपके पास इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट आप देखेंगे, नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया जो आपके पास कीमोसिंथेटिक में आ जाते हैं। सो हियर इज द समरी ऑफ बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। Autotrophs make food, heterotrophs take food. Heterotrophs can be saprophytic and parasitic. Saprophytic feed on dead sources, bacteria of decay, and parasitic take food from living host, disease-causing bacteria. Autotrophs, they can be photosynthetic, use light like purple sulfur bacteria, and chemosynthetic, they use energy from chemical reactions like nitrifying bacteria, यानी सिंपल केमिकल रिएक्शन की मदद से जब वो एनर्जी रिलीज करेंगे तो दैट इज कॉल्ड कीमोसिंथेटिक। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम रिस्पायरेशन की तरफ कि बैक्टीरिया के अंदर रिस्पायरेशन कैसे हो सकती है। रिस्पायरेशन जो बैक्टीरिया के अंदर हो सकती है वो आपके पास ऑक्सीजन की बेस पे हम देखेंगे, ठीक है, या तो उसको ऑक्सीजन चाहिए होगी या उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगी, या एक ऐसी कंडीशन होगी कि ऑक्सीजन हो ना हो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, या उसको ऑक्सीजन चाहिए लेकिन बहुत ही मामूली मिकदार में। तो ये मुख्तलिफ कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो क्या है, ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन चाहिए तो आपके पास एरोबिक हैं, ठीक है, जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में जिंदा रहते हैं उनको हम कहते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करते हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उनको हम एरोबिक बैक्टीरिया कहेंगे, और जो आपके पास ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करेंगे उनको हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहेंगे। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ना ही एनारोबिक होते हैं ना ही एरोबिक होते हैं, ठीक है, बल्कि होते हैं जी फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया आपके पास ग्रो करते हैं या तो मौजूदगी में, ठीक है, या फिर आपके पास उसकी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। और कुछ बैक्टीरिया आपके पास जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, ठीक है, तो आपके पास ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करेंगे। अब एक और कंडीशन आ जाती है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं, तो उनको ऑक्सीजन तो चाहिए होती है बट काफ़ी थोड़ी मिकदार में चाहिए होती है, तो ये होते हैं जी माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, यानी कि ऑक्सीजन की बहुत कम मिकदार। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्लिगेट का एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है। ऑब्लिगेट का मतलब है स्ट्रिक्ट, ठीक है, कि मस्ट है कि इन बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए क्या चीज चाहिए होगी आपको, ऑक्सीजन। यहाँ पे ऊपर जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, नीचे जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है। तो देखिए यहाँ पर ग्रोथ ऊपर आई हुई है, इट मीन्स कि ये क्या है, ऑब्लिगेट एरोब्स हैं, सॉरी, यानी कि इनको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मिकदार चाहिए ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास माइक्रो एरोफिलिक। माइक्रो एरोफिलिक मीन कि ये नीचे भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऊपर ही ग्रो कर रहे हैं, ऊपर बल्कि इनकी क्वांटिटी कम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी क्वांटिटी कम है, नीचे इनकी क्वांटिटी, ये देखिए यहाँ इनकी क्वांटिटी कम है, नीचे जब जाएंगे इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती जाएगी। नीचे ऑक्सीजन की मिकदार कम है लेकिन ये वहाँ अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन चाहिए उनको लेकिन थोड़ी मिकदार में, उनको माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं।
नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। ये देखिए ये नीचे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है या बहुत ही कम है वहाँ ये ग्रो करते हैं। तो ये आपके पास फैकल्टेटिव एनारोबिक है, लेकिन ये चूंकि फैकल्टेटिव है इसका मतलब ये नहीं कि इसे नीचे ही ग्रो करेंगे। आप देखिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रो कर जाती हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस इनको मारती नहीं है, कुछ करती नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख लेंगे जो आखिर में है ऑब्लिगेट एनारोब्स, ये आप देखें कि ऊपर ग्रो ही नहीं कर रहे, सारी की सारी ग्रोथ इनकी नीचे है, ऊपर ग्रो ही नहीं कर रहे। इट मीन्स कि ये स्ट्रिक्ट हैं, यानी इनको ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं चाहिए, अगर ऑक्सीजन होगी तो ये ग्रो नहीं करेंगे। जबकि ये जो फैकल्टेटिव एनारोब का जिक्र हमने किया था, तो फैकल्टेटिव एनारोब के अंदर ये खुसूसियत है कि ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है, अगर ऑक्सीजन इनको मिल रही है तो भी ये गुजारा कर लेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो भी गुजारा कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एरो टॉलरेंट होते हैं, जिनको ऑक्सीजन की बीदार ज़्यादा हो कम हो वो उनको कोई भी इफेक्ट नहीं करती। देखिए आप पूरे के पूरे इस ट्यूब के अंदर आपको इसकी इक्वल जो है ना ग्रोथ मिलेगी। तो ये आपके पास डिफरेंट तरह के बेटे एग्जांपल्स थी, क्लासेस थी, जिसको हम रिस्पायरेशन की बेस से बैक्टीरिया को बुनियादी तौर पर तकसीम करते हैं, यानी एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। अच्छा जी, यहाँ पर बेटे आपको कुछ बताना चाहूँगी, एग्जाम्पल्स कुछ आपके माइंड में ज़रूर होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि एरोबिक बैक्टीरिया की एग्जाम्पल, तो आप सुडोमोनास कह सकते हैं कि सुडोमोनास इज़ एन एरोबिक बैक्टीरिया। इसके अलावा एनारोबिक बैक्टीरिया में स्पायरोकीट इज़ एन एनारोबिक बैक्टीरिया, इकोलाई इज़ फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया, यानी कि वो फैकल्टेटिव एनारोबिक है, यानी कि वो दोनों कंडीशन में ग्रो कर जाता है तो वो एनारोबिक, बट वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रो करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देन आपके पास आ जाता है कैम्पाइलोबैक्टर, ये माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया है। एक दफा मैं रिपीट कर देती हूँ, एरोबिक बैक्टीरिया की एग्जांपल में सुडोमोनास, एनारोबिक की एग्जांपल में स्पायरोकीट, एनारोबिक फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया में इकोलाई, जबकि माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया में आपके पास कैम्पाइलोबैक्टर आ जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं जी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, कि आपके पास बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे होती है, वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है कॉमनली हम कहते हैं कि जब बैक्टीरिया का नंबर ज़्यादा होगा, उसकी सेल की तादाद ज़्यादा होगी, तो हम कहेंगे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से। बैक्टीरिया इंक्रीज करता है अपनी तादाद को, अपने नंबर को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पेशलाइज किस्म की बैक्टीरिया के अंदर होती है, जिससे अपना ये तादाद और अपने नंबर को इंक्रीज करता है, इसको हम क्या कहते हैं, यानी 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है, इसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। बाइनरी फिशन जो है, इसके अंदर जो पेरेंट सेल होता है वो लंबा होता है, बड़ा होता है, लार्ज ग्रो करता है ना, उसको फूड मिलेगा, वो साइज में उसका इजाफा हो जाएगा, और जब उसके पास काफ़ी एक खास लिमिट तक वो पहुंच जाएगा, तो उसके बाद उसका जो क्रोमोसोम जो हमने अभी न्यूक्लियोइड या क्रोमेटिन बॉडी पढ़ी थी, वो डबल होना शुरू हो जाएगा, डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा, और हमें पता है उसकी डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स हमने अभी कहाँ पढ़े थे, मीजोसोम में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा। फिर ऐसा ऐसा क्या होगा कि आपके पास दरमियान में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी पिंच होना शुरू हो जाएगी, अंदर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी सेंटर की तरफ, और नतीजा क्या होगा, सेल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे। तो पहले क्या होता है कि सेल ग्रो करता है, उसके साइज में इजाफा होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, फिर उसकी सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल दोनों आहिस्ता आहिस्ता, पहले सेल मेम्ब्रेन अंदर जाती है, फिर सेल वॉल, फिर कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, और जब वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है आपस में, तो वो क्या हो जाता है, 2 उसकी कॉपीज अलग से बन जाती हैं। ऐसे फिर आपके पास बैक्टीरिया जो है ना वो तेजी से ग्रो करना शुरू हो जाता है। अब है क्या कि आपके पास जो बैक्टीरिया है, ये जो नतीजा है इसकी ग्रो करने का और नए डॉटर सेल प्रोड्यूस करने का, यहाँ पे ऊपर पेरेंट सेल है, नीचे जो आखिर में 2 सेल्स बने हैं वो डॉटर सेल कहलाएंगे। इससे इसकी नस्ल में, इसकी पॉपुलेशन में बहुत तेज़ी से इजाफा होता है, ठीक है। और जब ये इसकी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है तो बैक्टीरिया जो है आपके पास वो दोबारा से ग्रो करेगा और उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाएगी, और दोबारा से फिर ये साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाएगा, हत्ता कि आपके पास की जनरेशन बहुत तेज़ी से फैल जाएगी। तो आपके पास हम जनरेशन टाइम कैलकुलेट करते हैं। जनरेशन टाइम क्या होता है आपके पास, वो वक्त का दौरानिया या वो इंटरवल ऑफ टाइम जब एक जो है आपके पास जनरेशन दूसरी जनरेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, या उसको कंप्लीट सेल डिवीजन उसकी हो जाती है, यानी कि आपके पास कंप्लीशन ऑफ द नेक्स्ट डिवीजन तक, interval of time completion of the next division is called generation time। और बुनियादी तौर पर आपके पास जो फेजेस हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व हम बनाते हैं, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया का, उसके अंदर 4 फेजेस आ जाते हैं।
एक जो होता है वो होता है लैग फेज, दूसरा जो फेज है वो ग्रोथ का होता है, तीसरा जो है वो मेचुरेशन का होता है, और चौथा जो होता है वो उसका डेथ फेज होता है बुनियादी तौर पर। तो एक हम हमेशा याद रखेंगे जब आप इसकी ग्रोथ को चेक करते हैं बैक्टीरिया की, तो हम एक ग्राफ सा बनाते हैं, ठीक है। ये ग्राफ आपके पास सेल कंसंट्रेशन, एक्स एक्सिस पे आप टाइम ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे आप लॉग ले लेते हैं सेल कंसंट्रेशन का। तो पहला जो है वो लैग फेज आ जाता है, दूसरा जो आपका फेज है वो लॉग फेज होता है, तीसरा जो है आपका स्टेशनरी फेज होता है, चौथा जो है वो डेथ फेज होता है जिसको डिक्लाइन फेज भी कहते हैं। तो पहला जो लैग फेज है उसके अंदर क्या होता है, अब यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि सेल्स की तादाद बहुत थोड़ी है। एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ होती है वो लॉग फेज होता है, ठीक है। उसमें आप देखें तेजी से पहले एक दो थे और तेजी से वो ग्रो करके ऊपर गया है। स्टेशनरी फेज में वो बस काफी टाइम तक वो तादाद तकरीबन उतनी ही रहती है जितनी, यानी कि सेल पैदा हो रहे हैं तो उतनी इसकी डेथ हो रही है। लेकिन फिर उसके बाद एक टाइम आता है कि न्यूट्रिएंट कम होना शुरू हो जाते हैं और सेल की तादाद खत्म होना शुरू हो जाती है। तो आपके पास कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाता है। तो लॉग फेज को हम एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। तो बुनियादी तौर पर एक दफ़ा हम इसको रिपीट कर लेते हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं लैग फेज। इसमें कोई भी इंक्रीज नहीं होता नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स में, ठीक है। बैक्टीरिया तैयारी कर रहा होता है सेल डिवीजन की, तादाद अभी खुराक उसके पास काफ़ी तादाद में है, ठीक है। लैग फेज में फूड काफ़ी तादाद में है, लेकिन बैक्टीरिया अभी अभी आया है, ठीक है, वहाँ पर अभी वो तैयारी कर रहा है, यानी उसकी हल्की की ग्रोथ होना शुरू होगी। उसके बाद एक अगला जो फेज आएगा उसकी जिंदगी का वो तेजी से ग्रो करने का फेज होगा, ठीक है, यानी रैपिड ग्रोथ होगी। इसी वजह से हम लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने लैग फेज देख लिया जी, ठीक है। एंड ये लॉग फेज है। लॉग फेज के अंदर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होती है नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरिया सेल्स के अंदर, और वो डिवाइड करते हैं बहुत तेजी के साथ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से नेक्स्ट सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल रेट के ऊपर हो रहा होता है। थर्ड आ जाता है आपके पास स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज जो है आपके पास ये बैक्टीरिया का वो फेज होता है जिसमें लगता है कि ना इसकी तादाद बढ़ रही है ना कम हो रही है, क्योंकि जितने आपके पास बैक्टीरियल सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं उतनों की डेथ भी हो रही होती है, तो वो इक्वल है, ठीक है, इक्वल हो जाता है। तो हमें काफ़ी टाइम इसमें गुजर जाता है कि आपके पास बैक्टीरिया जो है वो जितने ज़्यादा पैदा हो रहे हैं उतनी उनकी डेथ भी हो रही होती है, ठीक है। तो वो रेट इक्वल हो जाता है। फिर आपके पास आ जाता है लास्ट फेज, दैट इज डेथ या डिक्लाइन फेज। इसके अंदर आपके पास जैसे यहाँ पर इंक्रीज हुआ था, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज यहाँ पे आपको नजर आया था एकदम से, यहाँ पर अब एक्सपोनेंशियल डिक्रीज एकदम से नीचे जाएगा वो, ठीक है। बैक्टीरिया का नंबर क्यों नीचे जाएगा, क्योंकि फूड की अब कमी हो गई है, काफी लंबी उसने उम्र गुजार ली है, ठीक है। तो अब क्या होगा, एकदम से उसकी डेथ होना शुरू हो जाएगी, डिके होना शुरू हो जाएगा उसका, यानी वो उसकी जो तादाद है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो बुनियादी तौर पर ये आपके पास 4 फेजेस हैं जो कि आपके पास बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में मिलते हैं। यहाँ इस फिगर में आप बेटे देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले जो है आपके पास एक सेल था, एक से फिर देखें फौरन से 2 सेल में डिवाइड हो गया, और हर एक सेल फिर आगे 2 में डिवाइड हो रहा है, ये 4 में डिवाइड हो गया, फिर ये आप देख सकते हैं आगे 8 में डिवाइड हो गया। तो ये सो ऑन जनरेशन, यानी हर जनरेशन के साथ चीज़ डबल होती जा रही है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियल रेट के ऊपर 1 से 2, 2 से 4 एंड 4 से 8, ये इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा, हर दफा डबल होता जाएगा, तो तेजी से तादाद में इजाफा होता है। यहाँ पर कुछ बातें जो है नोट करने के काबिल हैं कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होती और माइटोसिस भी नहीं होती। ये अब 2 बातें आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि बैक्टीरिया के अंदर ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है ना ही माइटोसिस हो रही है, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया फिर भी जेनेटिक मटीरियल अपना एक्सचेंज कर लेता है दूसरे बैक्टीरिया के साथ। वो प्रोसेस हमने क्या पढ़ा था, कॉन्जुगेशन, ठीक है। कुछ आपके पास कॉन्जुगेटिंग बैक्टीरिया के अंदर स्पेशलाइज किस्म की सेक्स पिलाए मौजूद होती हैं जो कि ट्रांसफर करती हैं जेनेटिक मटेरियल को। और कॉन्जुगेशन जो है, कॉन्जुगेशन के नतीजे में होता क्या है कि नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है ना वो वजूद में आते हैं, नए कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को मुख्तलिफ वेराइटी ऑफ कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करने में हेल्प ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो आपके पास बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बाइनरी फिशन के जरिए होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। बाइनरी फिशन इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस भी नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। तो बाइनरी फिशन इज नॉट अ टाइप ऑफ माइटोसिस, ये भी ज़हन नशीन रखिएगा। तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पर कैसे एक्सचेंज होता है, विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ exchange of the material, that process is called conjugation, और conjugation में sex पिलाए इन्वॉल्व होती है जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। That was all about the bacterial growth and reproduction.
Thank you for watching. Thanks for your time and attention. Take care. See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.